वेलकम टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगेन। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट मार्केट मतलब क्या होता है? जैसे आपने इकोनॉमिक्स में एक वर्ड सुना होगा, परफेक्ट कंपटीशन। तो उसी तरह सिक्योरिटी मार्केट में एफिशिएंट मार्केट का मतलब है अ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट सीकिंग इन्वेस्टर्स। तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत है, बहुत। कोई एक इन्वेस्टर इंडिविजुअली अफेक्ट नहीं कर सकता और उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, क्या? प्रॉफिट। सो दे आर प्रॉफिट सीकिंग इन्वेस्टर्स आर इंडिपेंडेंटली एंड एक्टिवली कैरिंग आउट स्टॉक एनालिसिस। दे आर इंडिपेंडेंटली कैरिंग आउट द स्टॉक एनालिसिस। इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सब कोई अपना अपना एनालिसिस कर रहा है और एक्टिवली कर रहा है, यानी कंटिन्यूअस बेसिस पे वो स्टॉक को ट्रैक कर रहा है कि इसकी प्राइस बढ़ रही है, घट रही है, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है या घटने वाली है, सच दैट करंट मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन। तो एफिशिएंट मार्केट की खासियत क्या है कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसमें उस स्टॉक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसकी वजह से वो स्टॉक का प्राइस चेंज हो सकता है, वो सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन है तो उससे उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड हो चुका है। ठीक है। न्यू इंफॉर्मेशन अफेक्ट स्टॉक प्राइसेस ऑन अ रियल टाइम बेसिस। जैसे ही कोई स्टॉक से रिलेटेड खबर आती है उसका इंपैक्ट स्टॉक प्राइस में इमीडिएटली हो जाता है, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बायबैक करने वाले हैं, एक स्पेशल डिविडेंड देने वाले हैं 1000% का, मर्जर्स एंड एक्विजिशन करने वाले हैं, उस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट होने वाला है बड़ा, ठीक है, उस कंपनी का इस साल का प्रॉफिट बहुत हाई है, तो ये सब इंफॉर्मेशन का इफेक्ट शेयर की प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है रियल टाइम बेसिस पे। रियल टाइम बेसिस मतलब जैसे वो इवेंट हुआ उसका इफेक्ट आ गया। इसका मतलब है कि कोई भी इन्वेस्टर एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। प्राइसेस फॉलो अ रैंडम वॉक। प्राइसेस फॉलो अ रैंडम वॉक मतलब आप ऐसे पास्ट प्राइस को देखकर फ्यूचर का प्राइस एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमने रैंडम वॉक थियरी में भी देखा था, शेयर प्राइस मूव्स लाइक अ ड्रंकर्ड मैन। Any analysis of past trend is useless because you don't know where the share price will move next, so that nobody can earn super normal profit with certainty. तो ये efficient market theory, hypothesis मतलब theory, ठीक है, कि efficient market का कहना है कि कोई भी investor abnormal profit earn नहीं कर सकता। abnormal profit आप कब earn कर सकते हो? जब आपके पास कुछ information है, ओके, कुछ एनालिसिस है जिसके बेसिस पे आप आगे का प्रिडिक्शन करके आप सुपर प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इस थ्योरी का कहना है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में इंक्लूड हो चुका है। जैसे ही कोई नया इंफॉर्मेशन आता है तुरंत ही स्टॉक प्राइस उसको अपने आप में इनकॉर्पोरेट कर लेता है, इसलिए इन्वेस्टर एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये थियरी काफी कंट्रोवर्शियल भी है, बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसा मार्केट मिलना नियर इम्पॉसिबल है कि वो मार्केट पूरी तरह से एफिशिएंट हो और पास्ट प्राइस को देखकर या नए इंफॉर्मेशन को देखकर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। सो दिस थियरी हैज बीन चैलेंज्ड बाय लॉट ऑफ पीपल कि ये थियरी बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। पैराग्राफ नंबर 72, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो ये एक थियरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एंड व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो ये मार्केट एफिशिएंसी है, उसको हम एक पिरामिड के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पिरामिड होना चाहिए और इसमें 3 लेयर्स हैं, 3 लेवल हैं। ये है सबसे नीचे वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, यानी मार्केट इज एफिशिएंट इन वीक फॉर्म। एंड इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुकना। फिर दूसरा होता है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मार्केट इज एफिशिएंट इन सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म।
और तीसरा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म. ओके, दैट इज मार्केट इज एफिशिएंट इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म. अब थोड़ा पहले मैं डायग्राम के ऊपर चर्चा कर लूं और उसके बाद नीचे नोट तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है कि वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मार्केट इंफॉर्मेशन है, यानी पास्ट प्राइसेस, ट्रेंड, ओके, वॉल्यूम ऑफ दैट ट्रेडिंग, ये सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की प्राइस में आ चुके हैं. यानी पास्ट शेयर प्राइस का ट्रेंड देखकर आप फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि मार्केट एफिशिएंट है वीक फॉर्म में. तो शेयर प्राइस आप जितना भी स्टडी करना है कर लो, जितने भी टेक्निकल चार्ट बनाने हैं बना लो, ओके, ग्राफ्स बना लो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर लो, कोई फायदा नहीं है. कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस ऑलरेडी उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर चुका है. और अगला है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस तो काम का नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस भी काम का नहीं है. इसका मतलब है कि जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जैसे डिविडेंड की हिस्ट्री, बाई बैक, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ओके, रीस्ट्रक्चरिंग, तो कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी पब्लिक में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका इफेक्ट शेयर प्राइस में आ चुका है. कंपनी की अर्निंग इस साल बहुत ज्यादा है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, लेकिन शेयर प्राइस ऑलरेडी उस फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर चुका है. कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा है, कंपनी का ईपीएस अच्छा है, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है. क्या इस इंफॉर्मेशन से मुझे फायदा होगा? नहीं, क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की प्राइस में इंक्लूड हो चुके हैं. और जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म. इसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये दो तो ऑलरेडी है ही. उसके अलावा इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी कोई काम का नहीं है. इनसाइडर इंफॉर्मेशन मतलब वैसे इंफॉर्मेशन जो अभी पब्लिक में अवेलेबल नहीं है. कल शाम को बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम बायबैक करेंगे, या बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम डिविडेंड देंगे 1000%, या बोर्ड ने डिसाइड किया हम एक कंपनी को अक्वायर करेंगे, या बोर्ड ने डिसाइड किया कि हाँ एक दूसरी कंपनी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी. ठीक है, अमेजन कंपनी, गूगल कंपनी, फेसबुक कंपनी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है. ये इंफॉर्मेशन बोर्ड को पता है, जिन लोगों ने बोर्ड मीटिंग अटेंड की उनको पता है, पब्लिक को नहीं पता है. कल जैसी इंफॉर्मेशन ये मार्केट में आएगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा. स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी का कहना है इससे भी कोई लाभ नहीं होगा, बिकॉज सच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द शेयर प्राइस. ठीक है, तो ये जब आपका क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, तो आपको लिखना है वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म. क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नहीं. मोस्ट ऑफ दी मार्केट्स जो होते हैं, जैसे इंडिया हो गया, ओके, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब लोग यहाँ पर है वीक फॉर्म में, राइट. उसकी भी चांसेस कम ही है. मोस्ट ऑफ देम आर इनएफिशिएंट ओनली. आप पिछले स्टॉक के प्राइसेस को देख के थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हैं. दिन भर आप टीवी पे देखते हैं, वो आपको चार्ट और ग्राफ की मदद से बताते हैं कि अब कौन से शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, उसको खरीद लो या उसको बेच दो. इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है. कुछ कुछ इकोनॉमीज में जैसे यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में मार्केट थोड़ा सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एफिशिएंट है. स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट इज ओनली एन इमेजिनरी मार्केट. ठीक है, क्योंकि इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लोग पैसा कमाते ही हैं, इसलिए प्रैक्टिकली ये बोलना कि कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो लेट अस रीड देम फर्दर. 3 लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी. फर्स्ट इज वीक फॉर्म. तो हम वीक फॉर्म को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? मार्केट इज सेड टू बी एफिशिएंट इन वीक फॉर्म if the current market prices reflects all the information provided by the technical analysis. So technical analysis is redundant.
टेक्निकल एनालिसिस मतलब होता है कि आप शेयर की पास्ट प्राइसेस को देखकर फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे किसी शेयर का, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो टी पे स्क्रीन पे ऐसे दिखता रहता है, या कुछ कंपनी कुछ और तरह से एनालिसिस करती है। वो शेयर की प्राइस का रोज लोअर प्राइस क्या था, अपर प्राइस क्या था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, उसका एक चार्ट बनाती है। ठीक है, इस टाइप से आप देखेंगे टी में आपको चार्ट्स दिखते रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, पास्ट शेयर के बेसिस पे एवरेज, मूविंग एवरेज निकालते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये मूविंग एवरेज कैसे निकलता है। कुछ लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालते हैं, ये भी मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा। और ये सब पास्ट प्राइसेस को देखकर कैलकुलेट होता है। फिर ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन सब को देखकर वो एस्टिमेट करते हैं कि अभी शेयर का प्राइस किधर जाने वाला है। ये जो थियरी है एफिशिएंट मार्केट थियरी, इनका कहना है द मार्केट has already taken into consideration the past share prices movement. तो therefore ये आप जितना भी कर लो ये सब बेकार है। ये सब करके आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं होने वाला। टेक्निकल एनालिसिस इज रिडंडेंट। यूजिंग द पास्ट डेटा टू मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर is useless. Using past data to make prediction about future is useless. Okay, तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है यूज ऑफ पास्ट ट्रेंड, पास्ट डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड एंड मेकिंग प्रोजेक्शन अबाउट फ्यूचर। लेकिन इस थ्योरी का कहना है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऑलरेडी शेयर प्राइस में वो इफेक्ट आ चुका है। जितना भी बैठकर आपको चार्ट पढ़ना हो, ग्राफ देखना हो, कुछ लोग फैंसी चार्ट यूज करते हैं, जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट, बार चार्ट, ओके, हेड एंड शोल्डर चार्ट एटसेट्रा। भाई साहब सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला। शेयर प्राइसेस हैव ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ सच ट्रेंड्स and therefore you cannot make abnormal profit. Abnormal profit भूल जाओ, that is called weak form of market efficiency. फिर अगला आपसे सवाल पूछेंगे वो what is semi strong form of market efficiency? Semi strong form of market efficiency means, यहां से पढ़ना, the current market price reflects all information provided by technical and fundamental analysis. तो टेक्निकल एनालिसिस तो ऑलरेडी हमने देखा ही है, वो प्लस फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस होता है टू स्टडी अबाउट द कंपनी, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कंपनी। जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो कभी कभी आप कोई इक्विटी रिसर्च कंपनी को ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग उनको बोलेंगे कंपनी के बारे में रिसर्च करो, तो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। यानी हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी का डिविडेंड, कंपनी का ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, ओके, रेशियोज लाइक फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, यानी हम इन सब स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, इज इट राइट, कंपनी में कैपिटल कैसा है, एसेट्स देखते हैं, और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी कितना है और आगे कितना हो सकता है। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट वगैरह में डिटेल्स रहती है उसको बैठ के आराम से पढ़ते हैं लोग, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल न्यूज
पेपर्स पढ़ते हैं, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उनको लगता है कि इतना कंपनी के बारे में पढ़ने से मैं अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं, क्योंकि मैंने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट पढ़ा है, मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, मेरे पास 2-2 4-4 ऐप है, इसलिए मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं। बेकार की बात है। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी कहती है कि ये बेकार की बात है, ये ख्याली पुलाव है, आप अबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो शेयर प्राइस है उसमें ऑलरेडी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का इंपैक्ट आ चुका है, यानी अब आपको कोई फायदा नहीं होगा एक्स्ट्रा दूसरों के मुकाबले। ओके, आप जितना भी अखबार पढ़ना था, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना था, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऐप, ये वो सब कर लिया आपने, 3-3 घंटे बैठे रहते हैं जी बिजनेस के सामने, सीएनबीसी के सामने, एनडीटीवी प्रॉफिट के सामने, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। शेयर प्राइस ऑलरेडी उन सारे चीजों को अपने आप में इंक्लूड कर चुका है, तो आपको अब नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, यानी इन शॉर्ट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस आर रिडंडेंट। इसको करके आप कोई एडिशनल प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। और जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ओके, तीसरा लिखा है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता रहा व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी, तो फिर आपको उतना ही लिखना है। जनरल क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, तो तीनों लिखना है। मार्केट इज सेड टू बी एफिशिएंट इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म, यानी ये मार्केट सबसे ज्यादा एफिशिएंट है इफ द करंट प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टेक्निकल, फंडामेंटल एंड इवन इनसाइडर इंफॉर्मेशन। तो यहां पर एक लेयर और जुड़ गया है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ओके, इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने यहां पर एक नोट लिखा है, जो स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी लिख लो। अपनी नोटबुक में एक हेडिंग देना, पहले तो हेडिंग लिखना एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ओके, वहां पर एक हेडिंग लिखना है अभी इनसाइडर ट्रेडिंग, बाकी तो लिखा हुआ है, एक नई चीज आपको ऐड करना है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स आप कंपनी लॉ में भी सीखेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है। मीन्स ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन available to an insider, available to an insider which is price sensitive, comma material है, मतलब significant, material and not public. It should be price sensitive, it should be an important information and it should not be available to the public right now. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कोई डिसीजन हुआ, डिविडेंड का डिसीजन, बायबैक का डिसीजन, शेयर स्प्लिट का डिसीजन, बोनस का डिसीजन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन का डिसीजन, ओके, इनवाइटिंग फॉरेन कोलैबोरेशन का डिसीजन, ये अभी सिर्फ कितने लोगों को पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो लोग प्रेजेंट थे, पब्लिक को नहीं पता। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में आएगी तो शेयर के प्राइस पे इसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो जिनको ये इंफॉर्मेशन पहले से पता है वो चाहे तो कमा सकते हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड इनसाइडर इंफॉर्मेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट लाइन है इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग पनिशेबल ऑफेंस है और इसमें पेनाल्टी भी बहुत हाई है, लगभग 25 करोड़ रुपीस हैं, जेल भी हो सकती है। क्योंकि जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं जिनके पास प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, अगर वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, मतलब एक तरह से पब्लिक के साथ चीटिंग है, शेयर होल्डर्स के साथ चीटिंग है, ठीक है? मैनेजमेंट इज मेकिंग हिमसेल्फ वेल्दी एट द एक्सपेंस ऑफ द
शेयर होल्डर, इसलिए ये पनिशेबल ऑफेंस है ना, तो लोगों का कॉर्पोरेट से भरोसा उठ जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। इट रिक्वायर्स, नेक्स्ट लाइन, इट रिक्वायर्स अ हाईली एफिशिएंट मीडिया, it requires a highly efficient media and strong regulator. It requires a highly efficient media and strong regulator to curb insider trading practices. It requires a highly efficient media, मीडिया यानी न्यूज़पेपर, टेलीविजन चैनल। आजकल तो बहुत सारे एजीएम की लाइव टेलीकास्टिंग होती है, तो जैसे ही वहां पे कुछ भी अनाउंसमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली सबको पता चल जाता है। इसके अलावा वो कंटिन्यूसली वो मैनेजमेंट को मॉनिटर करते रहती है। अगर ऐसा हो तो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होगी। एंड दूसरा, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर। अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो उसको पनिशमेंट भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि एक डर बैठे इनसाइडर्स के अंदर में, एक डर बैठे कि अगर मैंने कुछ गलती किया तो उसकी पनिशमेंट सीवियर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इनसाइडर ट्रेडिंग काफी हद तक रुक सकता है। ठीक है, तो सर आप ये इनसाइडर ट्रेडिंग पे क्यों लेक्चर दे रहे हैं? हमारा टॉपिक तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है। अब मैं वापस ऊपर आता हूं। प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय टेक्निकल, फंडामेंटल एंड इवन इनसाइडर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन। यानी अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है तो अगर आपके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी रिफ्लेक्ट्स इनसाइडर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो प्राइस विल रिफ्लेक्ट टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड इवन द इनसाइडर इंफॉर्मेशन। तो अगर आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपको पता है कि कल कंपनी 500% डिविडेंड अनाउंस करने वाली है, शेयर प्राइस बढ़ सकता है, कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करने वाली है, शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो चलो मैं पहले घर जाकर आज शेयर खरीद लेता हूं, या अपने रिलेटिव को बोलता हूं कि तुम खरीद लो, क्योंकि मुझे पता है कि कल हम ये अनाउंसमेंट करेंगे तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। कोई फायदा नहीं है। मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट्स इनसाइडर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, ये बस एक कल्पना ही है। ओके, इमेजिनरी मार्केट है, क्योंकि पूरी दुनिया में देखा गया है कि इनसाइडर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही फेमस केस है रजत गुप्ता का, जो आपने न्यूज़पेपर वगैरह में शायद पढ़ा होगा। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति है रजत गुप्ता, और इन्होंने एक कंपनी के डायरेक्टर थे, उनकी बोर्ड मीटिंग में कोई डिसीजन हुआ, राइट। उन्होंने वो इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड को पास कर दिया, फोन कॉल किया तुरंत ही कि आज हमारी बोर्ड मीटिंग में ये डिसीजन हुआ है। उनको पता था कि ये इंफॉर्मेशन से प्राइस चेंज हो सकता है। ठीक है, ऐसा इनके ऊपर एलिगेशन है, ये कितना सही कितना गलत पता नहीं, लेकिन इनको जेल जाना पड़ा उस एलिगेशन की वजह से। इनके फ्रेंड लिस्ट में बिल गेट्स हैं और यूएस के प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इतने ये पावरफुल आदमी थे, लेकिन वो यूएस से, इसलिए वहां पर इनको पनिशमेंट हो सकी। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन पास कर दिया, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फ्रेंड ने शेयर्स परचेज किए और बहुत प्रॉफिट कमाया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो इसकी वजह से भुगतेगी कौन? पब्लिक, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स, दे विल सफर, क्योंकि दूसरे ने कमाया, इसको कमाने का मौका नहीं मिला। तो यूएस में इन व्यक्ति को, जिनका नाम रजत गुप्ता है, इनको जेल हुई और वहां पर ये इनसाइडर ट्रेडिंग के नॉर्म्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, राइट। इंडिया में इतना नहीं है, इंडिया में अभी भी प्रमोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं से उस इंफॉर्मेशन को यूज करके पैसा कमा लेते हैं, राइट। अभी मैं आपको ये मार्केट एफिशिएंट है, इसको टेस्ट कैसे करना है, तो हमारे सिलेबस में हम वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी और सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि मार्केट एफिशिएंट है या नहीं। तो पहला लिखना आपकी नोटबुक में, अभी नोटबुक निकालने का वक्त आ गया, टेस्ट ऑफ वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी।
बहुत ही रेयरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। सच बताऊं तो अब तक मेरे हिसाब से सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, लेकिन अगर आ गया तो फिर आपको आंसर करना आना चाहिए, राइट। लिखेंगे नोटबुक में, अभी आपने इनसाइडर ट्रेडिंग लिखा था, अब उसके नीचे लिखो टेस्ट ऑफ वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। टेस्ट ऑफ वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। फर्स्ट लिखेंगे ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, ओके। वैसे आपके नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, पेज 54 ऑफ दिस चैप्टर, पैराग्राफ नंबर 76, ओके। पैराग्राफ नंबर 75, 76 टिक कर देना, लेकिन मैं आपको अलग से नोट लिखवाऊंगा डिटेल में। तो ये 2 टेस्ट हम पढ़ेंगे, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट एंड रन टेस्ट। तो पहले आप लिखना फर्स्ट पॉइंट, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। कोरिलेशन वर्ड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कोरिलेशन इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ 2 वेरिएबल इन रिलेशन टू ईच अदर, ओके, वेदर दे मूव इन द सेम डायरेक्शन और वेदर दे मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, लाइक दैट, दैट इज कोरिलेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। नीचे एक नोट लिखना, द ऑटो कोरिलेशन टेस्ट इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई। पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द ऑटो कोरिलेशन टेस्ट इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ऑटो कोरिलेशन in a time series. Degree of auto correlation in a time series. टाइम सीरीज मतलब आपने डेटा ऑब्जर्व किया, डे 1, डे 2, 3, 4, 5, ये डेज हैं, 10 दिन, 11, 12, ये नंबर ऑफ ये डेज हैं। इस तरह से आप शेयर की प्राइस, मान लो आपने 20 दिन ऑब्जर्व किया, 20 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, पहला 10 दिन, 20 दिन, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ शेयर प्राइसेस दिए जाएंगे। अब आपको देखना है कि क्या हम इन 10 दिनों को देखकर आगे के दिनों को प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन है, क्या इनके बीच में कोई कोरिलेशन है। अगर इनके बीच हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो मतलब आप एक पीरियड के प्राइसेस का मूवमेंट देखकर दूसरे पीरियड का प्राइसेस का अनुमान लगा सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो मतलब कि अगर एक पीरियड में प्राइस बढ़ रहा है तो अगले पीरियड में प्राइस घटेगा, तो भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है। तो मार्केट एफिशिएंट कब होगा, जब कोरिलेशन बिटवीन वन पीरियड एंड सेकेंड पीरियड इज 0। यानी पहले पीरियड में क्या हुआ, इससे आगे के पीरियड में क्या होगा हमें नहीं पता, तो उस केस में आप एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। तो ये है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट का पर्पस, कि क्या 2 पीरियड के बीच में कोई कोरिलेशन है और उसको देखकर क्या हम एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अगला लाइन लिखना, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द 2 पीरियड्स। इट मेजर्स द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द 2 पीरियड्स। अगर पहले पीरियड और दूसरे पीरियड में मान लो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो पहला पीरियड में अगर प्राइस बढ़ा तो दूसरे में भी बढ़ेगा, पहले में घटा तो दूसरे में भी घटेगा। तो फिर तो मैं पास्ट ट्रेंड को एनालाइज करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकता हूं और प्रॉफिट कर सकता हूं। तो ये थियरी कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इसको टेस्ट करना हो तो दोनों पीरियड के बीच का कोरिलेशन कितना होना चाहिए, एक बार फिर से 0 या 0 के आसपास। बिल्कुल 0 अगर नहीं भी हुआ तो 0 के नजदीक भी हुआ तो हम ये कहेंगे कि मार्केट वीक फॉर्म में एफिशिएंट है, ठीक है। तो लिखना तीसरी लाइन, इफ द कोरिलेशन टेंड्स टू 0, if the correlation tends to 0, the market is weakly efficient. The market is weakly efficient.
द मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। अगर जीरो है या जीरो के बिल्कुल करीब है तो आप लिखेंगे कंक्लूजन मार्केट इज वीकली एफिशिएंट, अदरवाइज इट इज नॉट, अदरवाइज इट इज नॉट वीकली एफिशिएंट। अगर 0.7 आ गया, 0.54 आ गया तो इसका मतलब मार्केट वीकली एफिशिएंट नहीं है। इफ इट इज बिटवीन, अब एग्जाम पर्पज से देखना, एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछेगी चेक मार्केट इज एफिशिएंट इन वीक फॉर्म और नॉट यूजिंग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। तो आप क्या करना, कोरिलेशन निकालना। अगर कोरिलेशन -0.25 से +0.25 के बीच में भी आ जाता है तो भी आप कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्केट इज वीकली एफिशिएंट। लिखना इफ इट इज बिटवीन -0.25 टू +0.25, यानी जीरो के बहुत करीब ही है, कोरिलेशन बहुत कम है, then also it will be taken as close to zero। जीरो आ गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन जीरो नहीं आया, जीरो के आसपास आया तो भी हम कहेंगे मार्केट इज एफिशिएंट इन वीक फॉर्म, लेकिन उसके लिए रेंज क्या बताया मैंने आपको, -0.25 टू +0.25। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखना एक एग्जाम्पल, नोटबुक में लिखेंगे एग्जाम्पल ऑन ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, एग्जाम्पल ऑन ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन डिक्टेट करवा रहा हूं, लिखना स्टार्ट करें। गिवन द डेटा बिलो कॉमा अप्लाई ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, अप्लाई ऑटो कोरिलेशन टेस्ट फॉर फाइंडिंग whether the market is weakly efficient, for finding whether the market is weakly efficient, full stop, use time lag of 10 days, use time lag of 10 days। तो एक पीरियड में 10 दिन होंगे, ठीक है, यूज टाइम लैग ऑफ 10 डेज। तो मैंने क्या किया, आपको एग्जाम में क्या करेंगे, वो 20 दिन का डेटा देंगे, एक से लेकर 20 देंगे, एक के नीचे एक। तो आपको क्या करना है, टाइम लैग ऑफ 10 डेज दिया तो 20 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 10-10 दिन का एक पीरियड आ गया। तो इस तरह से आपको दो पीरियड में डिवाइड करना, आपको देखना एक पीरियड दूसरे पीरियड के साथ कोरिलेटेड है या नहीं। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में सिर्फ दो कॉलम दिए जाएंगे, डे और वैल्यू ऑफ स्टॉक या इंडेक्स। अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, आंसर और क्वेश्चन दोनों को मर्ज कर देंगे, 6 कॉलम ड्रॉ करना। एग्जाम में ये आपका आंसर होगा। अभी मैं क्वेश्चन भी इसी में दे रहा हूं और आंसर भी इसी में करवा रहा हूं। एग्जाम में सिर्फ ये 2 कॉलम दिए जाएंगे आपको। रेडी, स्टार्ट। ट्रेडिंग डे, क्लोजिंग सेंसेक्स, सेंसेक्स इज ए इंडेक्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर हम निकालेंगे चेंज, कितना चेंज हो रहा है ये, इसको हम नाम देंगे एक्स। ठीक है, दो आपको कॉलम चाहिए, एक एक्स और एक वाई। तो पहले 10 दिन के चेंज को हम नाम देंगे एक्स, फिर लिखना ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग डे, क्लोजिंग सेंसेक्स, और ये आखिरी के 10 दिन में जो प्राइसेस चेंज हुए हैं उसको हम एक कॉलम देंगे, नाम देंगे चेंज, ब्रैकेट में वाई। ठीक है, अब आप बताओ अगर एग्जाम में 16 डेज दिया जाए, टोटल 16 डेज, तो आपको 8-8 दिन के 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। 10 दिन दिया जाए तो 5-5 दिन के 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बच्चा पूछेगा अगर मुझे 21 दिन दिया तो मैं क्या करूंगा, वैसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। आपको जो भी नंबर ऑफ डेज दिया जाएगा वो इवन नंबर ही होगा, ताकि आप उसको 2 से इजीली डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो डोंट वरी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। पहले लिखना ट्रेडिंग डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंसेक्स लिखना, ठीक से लिखना, गलती नहीं करना है, 13450, 13440, 13430 थर्ड डे। स्क्रीन पे देखो जो ये लिखा वो सही है,
13380, 13370, 13340, 13330, 13335, 13310, 13270। इस कॉलम को हम बाद में भरेंगे। ट्रेडिंग डे पर आ जाओ। ट्रेडिंग डे पर आप लिखना 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक लिखना है। फ्रॉम 11 till 20 राइट डाउन। हो गया। सेंसेक्स लिखना 13250, 13290, 13330, 13290, 13300, 13320, 13330, 13340, 13320, 13340। तो 20 दिन का डेटा है, उसको आपको 2 पीरियड में डिवाइड करना है पहले तो। अब आपको देखना है कि क्या इन दोनों पीरियड के बीच कुछ कोरिलेशन है। अगर कुछ कोरिलेशन है तो इसका मतलब है कि आप एक पीरियड के प्राइसेस को देखकर दूसरे पीरियड का प्राइसेस को आप एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। अगर एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ कोरिलेशन है तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि इधर प्राइस अगर घटता है तो अगले पीरियड में प्राइस बढ़ेगा। ओके, तो अभी हम चेंज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। पहले दिन का पिछला अमाउंट नहीं पता तो उसको छोड़ दो। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो और यहां लिखो। 13450 से 13440 हो गया है, तो 10 रुपया कम हो गया है, 10 रुपया कम हो गया है, तो -10, -10 हो गया। फिर वापस 10 रुपया कम हो गया, -10। फिर 50 रुपया कम हो गया, -50। पहला वाला आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसका पिछला अमाउंट नहीं पता। 13370 फिर से 10 रुपया कम, 13340 30 कम, फिर 10 रुपया कम, -10। इधर बढ़ना चालू हुआ है तो +5, ये फिर से घट गया -25, और ये वापस घट गया -40। ठीक है, अब इन सबका टोटल कर लो। टोटल आएगा, चेक करना, -180। इन सबका टोटल आएगा -180। ठीक है, कितने नंबर यहां पर आपने टोटल किए? 9 नंबर, 10 नहीं। पहला तो आपने कुछ नहीं किया, तो इसको 9 से डिवाइड करो तो आपका एवरेज आ गया। पहले पीरियड का एवरेज आ गया -20, -180 डिवाइड बाई 9 ऑब्जर्वेशन, तो -20। इज इट राइट? बिल्कुल इसी तरह भी आप क्या करना, अगले पीरियड का कैलकुलेशन करना। मैं आपको 3 सेकंड मौका दूंगा, ये लास्ट कॉलम इधर भर के दिखाना है। चलो 3 नहीं, 10 सेकंड, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। लास्ट कॉलम कंप्लीट करना है। ठीक है, टोटल करना, एवरेज करना, उसके बाद वेट करना इंस्ट्रक्शन का। तो टाइम ओवर, लेट अस चेक द लास्ट कॉलम। 40, 40, -40, 10, 20, 10, 10, -20, 20, टोटल 90, एवरेज 90 बाई 9, 10। अब जरा ध्यान से समझना, ये हमारी एक सीरीज है, एक्स सीरीज, जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किया। ये वाई सीरीज है जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किया। ये इनका एवरेज है। तो अब हम सीरीज एक्स और सीरीज वाई, इनके बीच का कोरिलेशन निकालेंगे। कोरिलेशन के कई सारे फॉर्मूले आपने सीखे हैं। उसमें एक पहला फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर।
तो थोड़ा बहुत अगर याद आया हो तो अच्छी बात है। ये हम न्यूमरेटर में लिखते हैं समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर में समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर। इसीलिए हमने फॉर्मेट को इस ढंग से डिजाइन किया है कि एक ही टेबल में आपको कोरिलेशन निकल जाएगा, राइट। तो नीचे लिखना है स्टेप 2। पहले स्टेप में तो आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में लिखना है कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का जो फॉर्मूला आता है उससे आप कैलकुलेट कर लेना। एक ये सिंपल मेथड जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला हमने कई बार लिखा था लेकिन इसको यूज हमने अभी पहली बार करना है। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि क्या हम कोवेरिएंस निकाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वही करना है। लास्ट वाला जो कॉलम है वो कोवेरिएंस निकालने वाला ही कॉलम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, और लास्ट कॉलम एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। टोटल 7 कॉलम ड्रॉ कर लिया आपने। एक्स और वाई कहां से लेंगे? एक्स और वाई रहेगा ये पीछे वाला कॉलम, ये है एक्स का कॉलम, ये है वाई का कॉलम, और एक्स बार याद रखना -20 है और वाई बार इज +10। एक्स बार इज -20, वाई बार इज +10। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या करो, ये एक्स का कॉलम कॉपी कर लो। एक्स का पिछले टेबल से कॉपी कर लिया, कॉपी कर लो ठीक से। माइनस और प्लस साइन का ध्यान रखना, न तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अभी वाई कॉलम कॉपी कर लो, लास्ट वाला, पिछले टेबल का लास्ट कॉलम कॉपी कर लिया आपने। वहां से चेक करना, ध्यान रखना प्लस माइनस की साइन में गलती नहीं होनी चाहिए, ना तो आपका पूरा मेहनत जो है ना, मेहनत पे वाटर फिर जाएगा। अब आपको याद होगा कि x बार है -20, तो इसका मतलब हमें x -20 करना है। x बार इज -20, तो जरा ध्यान देना कैलकुलेशन करते समय, ये -10 है, -10 माइनस फिर -20, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। -10 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, मतलब हर बार आपको 20 एक्चुअली जोड़ना पड़ेगा, हर बार आपको एक्चुअली इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। तो -10 + 20 हो जाएगा, -10 + 20 हो गया ना 10, फिर -10 माइनस -20 मीन्स +20, -10 + 20 इज 10, -50 माइनस माइनस प्लस +20 -30, फिर से 10 -30 -20 मतलब -30 + 20 -10, फिर 10 5 + 20 25 -25 + 20 -5 -40 + 20 -20। ठीक है, एक बार वापस समझा देता हूं। ये -40 है, आपको -x बार करना है, और x बार है -20, तो ये -40 + 20 हुआ, तो -20, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। इसलिए इजी क्या होगा, ये नंबर लो और इसमें 20 जोड़ते जाओ तो आपको ये कॉलम मिल जाएगा। अभी हम y माइनस वाई बार करेंगे, ये इजी है। यहां पर हमारा एवरेज था 10, y -10 करना आपको, तो 40 - 10 कितना होगा 30, फिर 40 - 10 कितना होगा 30, -40 -10 -50, 10 - 10 0, 20 - 10 10, फिर से 10 - 10 0 0 -30 एंड 10। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, हो सके तो कैलकुलेटर त्याग दो, इस कॉलम को स्क्वायर करके यहां पर लिखना है आपको।
तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, फिर से 100, माइनस 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 10 का स्क्वायर भी 100, 10 स्क्वायर 100, 25 स्क्वायर 625, 25 400, टोटल करना। शांत चित्त होकर टोटल करेंगे। क्वाइटली टेक द टोटल। इज इट 2450? यस। अब आप एक काम करो, ये जो y माइनस वाई बार है इसका स्क्वायर करना है आपको। हो सके तो कैलकुलेटर त्याग दो। 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, 900, 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 10 स्क्वायर इज 100, 0 स्क्वायर 0, 0 स्क्वायर 0, 30 स्क्वायर इज 900, 10 स्क्वायर इज 100। फिर से एक बार शांत चित्त होकर इस कॉलम का टोटल करेंगे। 5400 आ रहा है, 5400 आ रहा है, चेक कर लिया आपने। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में लिख दो। हो सके तो कैलकुलेटर त्याग दो। 10 इंटू 30 के लिए क्या कैलकुलेटर चाहिए 300, फिर से 10 इंटू 30, फिर से 300, माइनस 30 इंटू माइनस 50 1500, 10 इंटू 0 0, माइनस 10 इंटू 10 माइनस 100, 0 0 जब भी दिखेगा 0 लिखना है, माइनस 5 इंटू माइनस 30 प्लस 150, माइनस 20 इंटू 10 माइनस 200। अब ये टोटल करेंगे, टोटल आराम से करना 1950। इज इट राइट? कोरिलेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, कई बार हमने उसको प्रैक्टिस किया है। तो टेबल के नीचे लिखना कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू ब्रैकेट r इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो अभी ये सभी वेरिएबल हमारे पास है। समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, अभी लास्ट कॉलम का टोटल 1950, और अंडर रूट 2450 इंटू 5400, इसका 1950 डिवाइड बाई अंडर रूट 2450 इंटू 5400। सो ये हमारा फाइनल आंसर बताएंगे आप। r इज इक्वल टू 0.54। r इज इक्वल टू 0.54 मतलब कोरिलेशन 0 से बहुत दूर है। थोड़ा बहुत दूर रहता तो चलता, माइनस 0.25 से प्लस 0.25 भी रहता तब भी हम कहते कि चलो मार्केट वीकली एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ तो ये बहुत ज्यादा है, यानी कि आप एक पीरियड को डेटा को देखकर दूसरे पीरियड के डेटा को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो अगर एक पीरियड में डेटा बढ़ रहा है, रिटर्न पॉजिटिव आ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही है, इसका मतलब है अगले पीरियड में भी प्राइसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज आर डज नॉट टेंड टू जीरो, ये हमारा कंक्लूजन है। वो हमसे पूछ रहे थे इज द मार्केट एफिशिएंट इन वीक फॉर्म यूजिंग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, तो हमारा आंसर है एज द आर डज नॉट टेंड टू जीरो। आर जीरो भी नहीं है, जीरो के आसपास भी नहीं है। द मार्केट इज नॉट वीकली एफिशिएंट, द मार्केट इज नॉट वीकली एफिशिएंट, इसका मतलब मार्केट इज इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब पास्ट डेटा देखकर फ्यूचर का प्राइसेस को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो इतना पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, मतलब अगर आपको लगता है कि इस पीरियड में प्राइस बढ़ रहा है तो अगले पीरियड में भी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस और करते हैं, ऑटो कोरिलेशन टेस्ट पे और करते हैं। लिखना एग्जाम्पल 2,
ऑटो कोरिलेशन टेस्ट डैश एग्जाम्पल 2। ठीक है, एक प्रैक्टिस और करेंगे। गिवन द डेटा बिलो apply auto correlation test for finding whether the market is weakly efficient. Use time lag of 5 days. इस बार आपको छोटा क्वेश्चन आएगा। टोटल 10 दिन दिए जाएंगे, एक पीरियड 5 दिन का लेना है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक टेबल ड्रॉ करो। एग्जाम में आपको सिर्फ ये 2 कॉलम दिए जाएंगे और बाकी आपको कंप्लीट करना होगा। तो अगर आपको 10 दिन का क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको 2 पीरियड में डिवाइड करना, 5 दिन, और ये चेक करना है कि ये पीरियड जो अगला पीरियड है उसके साथ किसी भी रूप में को रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, तो लिखना ट्रेडिंग डेट, यहां पर आप लिख दो क्लोजिंग शेयर प्राइस लिख दो, क्लोजिंग शेयर प्राइस। फिर लिखना चेंज ब्रैकेट में x, ट्रेडिंग डे क्लोजिंग शेयर प्राइस चेंज ब्रैकेट में y। बिल्कुल सेम करना है हमें, एक अलग डेटा के साथ प्रैक्टिस करना है। तो 10 दिन का क्वेश्चन हो तो क्या करना है, 5 दिन के 2 पीरियड में डिवाइड करना है। तो डे लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 700 720 750 710 700, ये एक पीरियड हो गया। 10 दिन का क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि क्या पहले 5 दिन का मूवमेंट देखकर अगले 5 दिन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसा तब होगा जब उनके बीच पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब अगर एक पीरियड में बढ़ता है तो अगले पीरियड में भी बढ़ेगा। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक में बढ़ रहा है तो दूसरे में घटेगा, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और फिर आप पोजीशन लेके फायदा उठा सकते हैं। मार्केट एफिशिएंट कब होगा, जब कोरिलेशन इज 0 और क्लोज टू 0, यानी एक पीरियड को देखकर दूसरे पीरियड का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। 6 7 8 9 10 680 690 720 710 750। अब आप मुझे धीरे धीरे बताओ क्या करना होगा। तो आपका कहना है कि पहले हम चेंज निकालेंगे पहले पीरियड का, जिसको हम नाम देंगे इस कॉलम को x। तो 700 से 720 हो गया तो 20 पॉजिटिव, 720 से 750 हो गया 30 पॉजिटिव, 750 से 710 हो गया 40 नेगेटिव, 710 से 700 हो गया -10 नेगेटिव। अब इसका आप कर लीजिए टोटल। अरे ये क्या हुआ, टोटल 0। जी हाँ, हो सकता है एवरेज 0। तो एग्जाम्पल से आपको पता चलना चाहिए कि आपका यहाँ पे आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, एवरेज 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, राइट। अब आ जाइए 6 7 8 9 10 पे। 680 से 690 हो गया, कितने का चेंज हुआ, +10। 690 से 720 30, 720 से घट के 710 हो गया -10, एंड फ्रॉम 710 टू 750 +40। टोटल करना, टोटल आ रहा है 70, डिवाइड बाई 4 करना है। डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 17.5 एवरेज आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना हमारे अगले कैलकुलेशन में x बार होगा 0, ये हो गया x बार इक्वल टू 0 और ये y बार इक्वल टू 17.5। अब हमें ये x सीरीज और ये y सीरीज को लिखना है, ये इनका x बार और y बार है, और अब आपको इन दोनों सीरीज के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है ये चेक करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसके नीचे लिखना है अभी नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन,
कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कई बार किया है, आज एक बार और। एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। पिछले टेबल में जाओ और ये एक्स वाले कॉलम को कॉपी कर लो, सिर्फ 4 नंबर है, 20, 30, -40, -10, वाई 10, 30, -10, 40। इस कॉलम में आपको x माइनस एक्स बार यानी 0 लिखना है, तो ये सेम टू सेम कॉलम यहां कॉपी हो जाएगा क्योंकि x बार 0 है। कॉपी कर लो 20, 30, -40, -10। यहां पे y माइनस 17.5 करना है आपको, y माइनस 17.5 अपने से करो। 10 माइनस 17.5 कितना होता है? -7.5। 30 माइनस 17.5 12.5, -10 माइनस 17.5 -27.5, 40 माइनस 17.5 is 22.5। अब आप क्या करो, x माइनस एक्स बार इस कॉलम का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, बहुत इजी है, ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। 20 स्क्वायर यानी 400, 30 स्क्वायर 900, -40 स्क्वायर 1600, -10 स्क्वायर 100, टोटल करना, टोटल चेक करना, 3000 आ रहा है, ठीक है। अभी आप y माइनस वाई बार स्क्वायर करो, इस कॉलम को ले लो, -7.5 स्क्वायर करना, सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं। 56.25, 156.25, 756.25, हाँ बोलते रहो, 506.25, टोटल करना 1475, ठीक है, 1475। अब आपको x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करना, ये दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। 20 इंटू -7.5 -150, 30 इंटू 12.5 375, -40 इंटू -27.5 1100, -10 इंटू 22.5 225 नेगेटिव। अब इन सब का टोटल कर लो, टोटल करेंगे तो आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1100। ओके, ये हो गया हमारा टेबल, चेक कर लीजिए। टेबल सबने सही कर लिया, आगे क्या लिखना है अब आपको? कोरिलेशन का फॉर्मूला, तो नीचे लिखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट R, ब्रैकेट में लिख दो, R इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर इक्वल टू, ये जो नंबर है ये लास्ट कॉलम का टोटल है 1100 अपॉन अंडर रूट x माइनस एक्स बार स्क्वायर का टोटल था 3000, y माइनस वाई बार का स्क्वायर का टोटल है 1475। चेक करते आंसर क्या आ रहा है? 0.52। इस बार भी पॉजिटिव कोरिलेशन आ रहा है और काफी बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। हमें 0 चाहिए, 0 नहीं हुआ तो 0 के आसपास -0.25 से +0.25, तो हम बोलेंगे कि एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ कोरिलेशन नहीं है। एक पीरियड के डेटा को देखकर दूसरे पीरियड का डेटा को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब एक पीरियड में प्राइस बढ़ रहा है तो अगले में भी बढ़ेगा, तो आप
शेयर खरीद सकते हैं दूसरे पीरियड के स्टार्ट होने के पहले। अगर नेगेटिव है, एक में बढ़ेगा दूसरे में घटेगा, तो इसका मतलब है कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है, मार्केट इनएफिशिएंट है। लोग बाग पिछले पीरियड को एनालाइज करके अगले पीरियड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो नीचे एक नोट लिखेंगे, नोट, as r does not tend to zero, as r does not tend to zero, market is not weakly efficient. As r does not tend to zero, market is not weakly efficient. Market is not weakly efficient. Market is not weakly efficient. ओके, तो अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, मार्केट इज वीकली एफिशिएंट और नॉट, उसको कैसे टेस्ट करना है। पहला टेस्ट हमने देखा ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। अगर कोरिलेशन दो पीरियड के बीच में जीरो है या जीरो के करीब है तो मार्केट वीकली एफिशिएंट है, अन्यथा नहीं है, अदरवाइज नॉट। एक और तरीका है चेक करने का कि क्या मार्केट एफिशिएंट है या नहीं इन द वीक फॉर्म। दैट मीन्स पास्ट डेटा देखकर, पास्ट प्राइसेस देखकर क्या हम फ्यूचर का प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। तो उसके लिए जो दूसरा टेस्ट है रन टेस्ट, इसको बोलते हैं रन्स टेस्ट या रन टेस्ट, और ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये करवाना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टैटिस्टिकल है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनना, उसकी लॉजिक समझना और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। काफी मैकेनिकल है लेकिन एक बार आपको पूरे स्टेप समझने होंगे, लॉजिक समझनी होगी। तो दिस टेस्ट इज डिजाइन टू चेक वेदर मार्केट इज एफिशिएंट। नोटबुक में लिखना चालू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखना कैपिटल लेटर्स में, रन्स टेस्ट। टेस्ट, इसको रन टेस्ट क्यों बोलते हैं ये हम बताएंगे, डोंट वरी। दिस टेस्ट इज डिजाइन टू चेक वेदर द मार्केट इज एफिशिएंट, वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही है। दिस टेस्ट इज डिजाइन टू चेक वेदर मार्केट इज एफिशिएंट। दिस टेस्ट फोकसेस ऑन द This test focuses on the direction of change. This test focuses on the direction of change and not on the magnitude of change. And not on the magnitude of change. तो मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जैसे मान लो शेयर प्राइस आपको दिया हुआ है, 10 दिन का दिया हुआ है, ठीक है। मान लो इस तरह से शेयर प्राइस दिया हुआ है। अभी आप मत लिखना क्योंकि ये सेम क्वेश्चन आने वाला ही है अभी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ा या घटा, जैसे भी आपने उसमें किया था ऑटो कोरिलेशन में, लेकिन यहां पर हम अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो 150 से 160 हो गया है तो बढ़ा है, तो प्लस का इसको हम साइन देंगे। फिर 160 से 170 हो गया तो प्लस, इसलिए लिखा दिस फोकसेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, नॉट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज। चाहे 10 चेंज हो या 30 चेंज हो या 70 चेंज हो, प्लस ही लिखना है आपको। यहां क्या हुआ, माइनस, फिर यहां क्या हुआ, माइनस, यहां क्या हुआ, माइनस। यहां देखो 60 रुपए का चेंज है लेकिन लिखना आपको प्लस ही है, प्लस, फिर माइनस, फिर ये क्या हो गया, प्लस, और फिर ये क्या हो गया, प्लस। तो पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में 15, 20, 25 दिन दिया जाएगा, 15, 20, 25 दिन तक दिया जा सकता है, ठीक है। और आपको क्या करना, बहुत इजी, जो पहला स्टेप है सिर्फ प्लस या माइनस लिखना है। अगर
प्राइस बढ़ रहा है, आज 2 तारीख को प्राइस बढ़ा तो प्लस लिखना है, फिर 3 को प्राइस बढ़ा तो प्लस लिखना है, 4 को प्राइस घटा तो माइनस लिखना है। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज लिखना है, अमाउंट नहीं लिखना है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट में आपको अमाउंट लिखना था, ठीक है। तो पहला ये आपको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज लिखना है। वी वुड बी प्रोवाइडेड विथ क्लोजिंग शेयर प्राइस फॉर अ नंबर ऑफ डेज। तो एग्जाम में आपको क्या है, आपको इस तरह से एक टेबल दिया जाएगा, डे 1 2 3 4 5 6 ऐसा 15 20 25 30 दिन दिया जाएगा, ठीक है। और आपको शेयर प्राइस या इंडेक्स की वैल्यू दी जाएगी यहाँ पे। अ प्राइस राइज और प्राइस फॉल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लस और अ माइनस साइन। हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे चेंज। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो प्लस प्लस लिखेंगे, और अगर प्राइस घट रहा है तो माइनस 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 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, वी वुड बी प्रोवाइडेड विथ क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर, वी वुड बी प्रोवाइडेड विथ क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर फॉर अ नंबर ऑफ डेज, फॉर अ नंबर ऑफ डेज। अ प्राइस राइज और फॉल, a price rise or fall is represented by a plus or minus sign. A price rise or fall is represented by a plus or minus sign. ठीक है, लिख लिया सबने। उसके बाद क्या होगा, a series of price change in the same direction is called one run. पहले आप लिख लो, फिर मैं बताऊंगा रन क्या होता है। A series of price change in the same direction is called one run. A series of price change in the same direction is called one run. One run का मतलब क्या हुआ, जैसे देखना अब यहाँ पे आप लोग को लिखना नहीं है, लगातार अगर प्लस प्लस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वन रन, वन। फिर ये दूसरा रन, क्योंकि माइनस 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 है, जब तक एक ही डायरेक्शन में आ रहा है उसको एक काउंट करना है, तो ये हो गया एक और। फिर यहाँ पे प्लस हुआ, इसको वन, फिर चेंज हुआ वन, फिर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसको वन। तो टोटल इस हमारे एग्जाम्पल में 5 रन्स हैं। लगातार एक ही डायरेक्शन में जितनी देर वो चेंज होता रहेगा उसको एक रन मानना है। तो प्लस 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 भले 10 बार हो, एक रन। फिर माइनस 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 3 बार हुआ, उसको एक रन। फिर यहाँ पे प्लस एक ही बार हुआ, एक रन, माइनस एक बार हुआ, एक रन, फिर प्लस प्लस 1, राइट। अब जरा लॉजिक सीखो कि अगर मान लो नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा कब होंगे, जब प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल चेंज करूंगा अभी, ओके। समझ के अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। जैसे प्राइस आपको दिया हो 100, 110, 105, 108, 160, 111, 109, प्राइस इस तरह से चेंज हो रहा है, 112, 100, 115। अभी देखो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, पहले ये प्राइस बढ़ा, प्लस, घटा, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, फिर प्लस। अगर ट्रेंड है तो कोई भी प्रेडिक्ट कर देगा कि अब 11वें दिन क्या होने वाला है। 11वें दिन क्या होगा बोलो, प्राइस घटेगा। 12वें दिन क्या होने वाला है, बढ़ेगा। तो इंसान क्या करेगा, अब उसको पता है कि ये ट्रेंड है, तो यहां पर वो खरीदेगा लोअर प्राइस पे मान लो, और यहां बेचेगा। यहां खरीदेगा या बेचेगा, यहां खरीदेगा या बेचेगा, यहां खरीदेगा या बेचेगा। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट कमाएगा। प्राइस देखकर पैसे कमाना इतना आसान होता तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, राइट। तो अगर इसका मतलब नंबर ऑफ रन्स कितने हो गए यहाँ पे,
इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रन्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ रन्स यहाँ पे है 9। 10 दिन में 9 रन्स मिल गए। तो अगर नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा मतलब प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रहा है, तो इसका मतलब है जिस दिन डाउन होगा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब कल अप होगा, तो डाउन वाले दिन खरीद करके अप वाले दिन बेच के पैसा कमा सकता है। तो पास्ट ट्रेंड देखकर अगर आप पैसा कमा सकते हैं तो मार्केट इनएफिशिएंट है। अगर नंबर ऑफ रन्स बहुत कम हुए, नंबर ऑफ रन्स अगर बहुत कम हुए तो भी मार्केट इनएफिशिएंट है। नंबर ऑफ रन्स अगर बहुत कम हुए, जैसे कि नंबर ऑफ रन्स कुछ इस तरह से रहेगा 100 110 120 130 140 150 140 130 120 110। अब यहां पे देखो क्या होगा, पहले तो ये प्लस 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 और उसके बाद माइनस 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 माइनस। तो इस प्रॉब्लम में एक ये है और एक ये, टोटल नंबर ऑफ रन्स यहाँ पे 2 ही हुए हैं। मार्केट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है? बोलो, मार्केट एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट? अगर नंबर ऑफ रन्स बहुत कम हुए तो मार्केट इनएफिशिएंट है, क्योंकि आदमी समझ जाएगा कि एक बार जिधर उसने गति पकड़ ली अब वो कुछ दिन उधर ही चलने वाला है। तो जैसे ये प्लस 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 के बाद ये माइनस आया, अब आप समझ जाएंगे कि अगले कुछ दिन माइनस माइनस चलने वाला है। फिर उसके बाद एक बार माइनस से जैसे वो प्लस में शिफ्ट होगा तो आप समझ जाएंगे प्लस 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 होने वाला है। तो नंबर ऑफ रन्स बहुत कम होंगे, उसका मतलब है कि आप अगेन वापस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब क्या होने वाला, प्लस 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 होने वाला या माइनस 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 माइनस। इसका मतलब अब आप समझ गए, नंबर ऑफ रन्स ना तो बहुत कम होने चाहिए, जैसे अभी वाला एग्जाम्पल 2 था सिर्फ, या बहुत ज्यादा होने चाहिए। जब इसके पहले था 9 रन थे। बहुत कम या बहुत ज्यादा रहेगा तो पास्ट डेटा देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ रन बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो रन्स टेस्ट है ये हमें एक रेंज देने वाला है। ये हमें एक रेंज देने वाला है कि अगर आपका नंबर ऑफ रन्स इस रेंज में है, ठीक है, ना तो एकदम कम है ना एकदम ज्यादा है, इस रेंज में है, तो फिर मार्केट एफिशिएंट है। तो फिर मार्केट एफिशिएंट है। लेकिन अगर वो बहुत ही कम है या बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट एफिशिएंट नहीं है। तो अब हमें ये रेंज निकालना सिर्फ सीखना है, जिसमें लगेगी थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन लिखना। अब आप लिखना स्टार्ट वापस करो। 5th पॉइंट, फॉर द मार्केट टू बी वीकली एफिशिएंट, फॉर द मार्केट टू बी वीकली एफिशिएंट, number of runs should not be very high। मैंने आपको बताया very high मतलब हर दिन प्राइस चेंज हो रहा है, लगभग हर दिन प्राइस चेंज हो रहा है। और should not be very low, यानी एक बार भागना चालू हुआ तो बस प्लस प्लस प्लस, एक बार गिरना चालू हुआ तो सिर्फ माइनस माइनस। तो भैया पता चल जाएगा कि अब अगले दिन क्या होने वाला है। ऐसे मार्केट में जिसमें नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा है, मतलब घटना बढ़ना चालू रहेगा। बहुत कम है मतलब एक बार उसने बढ़ना चालू किया तो अब बढ़ेगा वो बहुत दिन तक। इट शुड बी इन द एक्सेप्टेंस रीजन, इट शुड बी इन द एक्सेप्टेंस रीजन दैट इज विद इन लोअर एंड अपर लिमिट। इट शुड बी इन द एक्सेप्टेंस रीजन दैट इज विद इन लोअर एंड अपर लिमिट। तो जैसे मैंने कहा कि हमें इस रन्स टेस्ट में एक लिमिट निकालनी है, ठीक है, अपर लिमिट, सॉरी इसको मैं बोलूंगा लोअर लिमिट। अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे और इसको बोलेंगे अपर लिमिट। और यहां पे हमारा अगर रन्स आ रहा है, नंबर ऑफ रन्स इधर कहीं पे भी इसके बीच में आ जाए, यहां कहीं पे भी आ जाए, तो हम कहेंगे मार्केट एफिशिएंट है। लेकिन हमारे द्वारा कैलकुलेट किया हुआ नंबर ऑफ रन्स अगर इस रेंज के बाहर है, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट एफिशिएंट नहीं है।
नेक्स्ट लाइन लिखना स्टेप्स, स्टेप्स वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ, स्टेप 1 में वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 वेरिएबल्स, विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ 4 वेरिएबल्स। पहले हमें क्या करना, बहुत 4 इजी स्टेप सॉल्व करने हैं। R इज इक्वल टू नंबर ऑफ रन्स, R कैसे निकालना मैंने बता दिया, जब तक वो प्लस 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 हो रहा है उसको 1 रन देना है, 1 रन, माइनस 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 4 बार भी अगर हुआ तो उसको 1 रन। तो नंबर ऑफ रन्स पहले काउंट करना है। अगर आपको 20 दिन का डेटा दिया तो आपको देखना है कितनी बार प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है, कितनी बार प्राइस चेंज हुआ है, और यही हमें टेस्ट करना है। हमें देखना है कि हमारा नंबर ऑफ रन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में है या नहीं है, तो मार्केट एफिशिएंट है, नहीं तो मार्केट एफिशिएंट नहीं। फिर हम कैलकुलेट करेंगे N1, N1 मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। फिर लिखना N2, N2 मतलब टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस। टेबल देख के आपको पहले एक कॉलम में प्लस माइनस बनाना होगा, उसमें पॉजिटिव नंबर्स को काउंट करना है, नेगेटिव नंबर्स को काउंट करना है, उसको बोलेंगे N1 N2, ठीक है, उसको बोलेंगे N1 N2। अभी लिखना मत, सिर्फ समझना। जैसे मान लो आपको ये 7 दिन का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, मैं ऐसी कुछ रफ में फिगर्स लिख रहा हूं। तो इसमें पहले हमें यहाँ पे प्लस माइनस साइन लिखना पड़ता है। जैसे ये प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर ये प्लस प्लस प्लस, फिर माइनस माइनस। तो अगर मैं बोलूं इसमें N1 क्या होगा, तो आपको प्लस साइन काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं बोलूंगा N2 कैलकुलेट करो, तो N2 मतलब नेगेटिव साइन, 1 और लास्ट में 2 है 3, ठीक है। और नंबर ऑफ रन्स बोलूंगा तो ये हो गया 1 रन, ये हो गया 1, फिर ये लगातार 4 बार प्लस आया तो इसको 1 रन देंगे, और ये लगातार 2 बार आया है तो इसको 1 रन देंगे। तो नंबर ऑफ रन्स यहाँ पे ऐसे गिना जाएगा 4। इज इट राइट? मतलब 4 बार प्राइसेस चेंज हुई है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब हमें देखना है कि ये 4 बहुत कम या बहुत ज्यादा तो नहीं है, उसके लिए हमें आगे टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब वो 4 कम है या ज्यादा है या मध्यम है, उसके लिए ये टेस्ट है आपका, ठीक है। और चौथा कैलकुलेशन करना है n इज इक्वल टू n प्लस N1 प्लस N2। ये बहुत इजी है, N1 प्लस N2 कर देना इसको। तो अगर 10 दिन का डेटा है तो n विल बी 9, 20 दिन का डेटा है तो n विल बी 19, क्योंकि पहला वाला का चेंज हम नहीं निकालते फर्स्ट डे का, क्योंकि फर्स्ट डे का चेंज निकालने के लिए उसके पहले का डेट चाहिए, वो नहीं दिया रहता है। तो ये हो गया N1 प्लस N2। R का मतलब नंबर ऑफ रन्स, N1 मतलब पॉजिटिव चेंज, N2 मतलब नेगेटिव चेंज, N इज इक्वल टू पॉजिटिव प्लस नेगेटिव चेंज, राइट। अब जो स्टेप 2 है वो है थोड़ा खतरनाक, क्योंकि यहां पर आपको 2 फॉर्मूले आज सीखने होंगे। स्टेप 2 है कैलकुलेट मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ R। कैलकुलेट मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ R। लिखो स्टेप 2 कैलकुलेट मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ R। तो ये जो नंबर ऑफ रन्स आपने निकाला, इसका हम पहले एक मीन वैल्यू निकालेंगे, मीन यानी एवरेज वैल्यू, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कितना वेरी होता है। तो यहां पर मीन वैल्यू ऑफ R का फॉर्मूला है, ये जो साइन है ये म्यू है, इसको आप इस तरह से लिखोगे, M जैसा दिखता है लेकिन इसकी ये पूंछ थोड़ी लंबी है, और R मतलब म्यू ऑफ R, मीन ऑफ R। और उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n1 n2, फॉर्मूला लिखो
ठीक है, अपॉन n1 प्लस n2, एंड देन अलग से फिर यहाँ पे +1, ये एक कैलकुलेशन करना है और उसमें +1 ऐड कर देना है। ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ, अभी फॉर्मूले कैसे डिराइव किया गया उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, n1 n2 का मतलब आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए पहले वेरिएंस निकाल लेंगे। वेरिएंस इक्वल टू देखो, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 2n1 n2 इनटू ब्रैकेट 2n1 n2 माइनस n1 n2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन n1 प्लस n2 द होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1 अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूला ना अपनी फॉर्मूला बुक में लिख लेना, अगर नहीं लिखा होगा तो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर सीधा 8 से 10 मार्क का आएगा। ठीक है, ये वेरिएंस हो गया। और अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो क्या करते हैं हम, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, या डायरेक्टली इस पूरे को आप ऐसे लिख दोगे तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम हो गया। आपने मीन निकाल लिया और आपने वेरिएंस निकाल लिया। अब हमें निकालना है रेंज, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, क्योंकि डेटा कोई भी हो वेरी कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट निकालेंगे, ताकि हमारा टेस्ट क्या है कि जो नंबर ऑफ रन्स है वो इस अपर और लोअर लिमिट में रहे। ठीक है, जैसी लिमिट है हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट, हमें चेक करना है कि ये जो आर आपने कैलकुलेट किया है इस अपर और लोअर लिमिट के बीच में है या नहीं। तो अब लोअर लिमिट निकालने का एक फॉर्मूला है और एक अपर लिमिट निकालने का एक फॉर्मूला है एज पर रन्स टेस्ट। तो लिखना स्टेप नंबर 3 फाइंड द स्टैंडर्ड अपर लिमिट and the standard lower limit of number of runs. Find the standard upper limit and standard lower limit of the number of runs for the randomness. Find the upper limit and lower limit of the number of runs for randomness. Number of runs क्या है, कम ज्यादा भी हो सकता है, तो हमें एक रेंज निकाल लेना है कि इसके बीच में अगर ये आता है तो हम खुश हैं। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड अपर लिमिट। ये अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, मीन प्लस मीन, यानी ये जो फिगर यहां पर आएगा म्यू आर प्लस टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू क्या है वो भी मैं बताऊंगा, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे कैलकुलेट किया। ठीक है, मीन यानी सेंटर में मीन है, उससे कितना अपर अलाउ कर सकते हैं, तो प्लस टेबल वैल्यू इनटू सिग्मा। टेबल में एक वैल्यू देखेंगे कितना अलाउड है, और लोअर लिमिट निकालने के लिए यहां पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट निकालने के लिए यही मीन लेंगे। अब इससे हमें इस तरफ आना है, इसलिए माइनस साइन यूज किया गया है, मीन माइनस टेबल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि अगर हमें अपर निकालना है तो प्लस होगा, लोअर निकालना है तो माइनस। तो अब देख रहे मीन यहां पर है, तो इसका रेंज निकालना है हमें, मीन से कितना कम और कितना ज्यादा। ठीक है, तो पहले मीन निकाल लिया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, दोनों को यूज करके हमने रेंज निकाल लिया। अभी सिर्फ मुद्दा बच गया है टेबल वैल्यू का। ठीक है, एक नोट लिखना नीचे, if our calculated value
lies between, if our calculated value lies between the upper and the lower limit, if our calculated value lies between upper and lower limit, यानी हमारा R सपोज इस रेंज के बीच में है, नंबर ऑफ रन्स इस रेंज के बीच में है, मार्केट इज वीकली एफिशिएंट, मार्केट इज वीकली एफिशिएंट, एफिशिएंट है लेकिन वीक फॉर्म में है, ओके, यानी पास डेटा देखकर कोई फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, अदरवाइज नॉट। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ रन्स, मान लो नंबर ऑफ रन्स यहां पर है या यहां पर है, इस रेंज के बाहर है, तो फिर मार्केट क्या होगा, इनएफिशिएंट। लेकिन अगर इस रेंज में रहा तो मार्केट क्या होगा, एफिशिएंट। तो बस हमें वही टेस्ट करना है। अब आपको एक टेबल वैल्यू दी जाएगी, ओके, उस टेबल वैल्यू को यहाँ पे यूज करना है। तो थोड़ा सा टेबल वैल्यू के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। वैसे एग्जाम में टेबल वैल्यू आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, टेबल वैल्यू आपको दिया जाएगा। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, उसी तरह यहाँ पर एक टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होता है और वहां का डेटा आपको दिया जाता है। हमें सिर्फ उसको यूज करना कैसे है वो समझना है, राइट, ओके। तो नेक्स्ट लाइन लिखना, मैं आपको डिटेल में नोट लिखवा रहा हूं, किसी भी आपके बुक में नहीं है ये। फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड अपर एंड लोअर लिमिट्स, फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड अपर एंड लोअर लिमिट, फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड अपर एंड लोअर लिमिट्स, we have to refer to standard values, we have to refer to standard values, okay, we have to refer to standard values। अब जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो उनको याद होगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, एक टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स में आई थिंक वो चाई स्क्वायर या काई स्क्वायर टेबल होता है। तो यहां पर हम एक टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज करते हैं, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज यूज्ड फॉर स्मॉल डेटा, लाइक इफ n इज लेस देन 30, नंबर ऑफ अगर ऑब्जर्वेशन 30 से कम है तो हम यूजुअली टी टेबल यूज करेंगे, और नंबर ऑफ डेटा अगर 30 से ज्यादा है तो हम जेड टेबल यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करते हैं, ठीक है। सो लिखना, इफ n इज लेस देन 30, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ज्ञान है, इसका कोई फायदा नहीं आपके एग्जाम में। इफ n इज लेस देन 30 वी रेफर टी टेबल, इफ n इज लेस देन 30 वी रेफर टी टेबल। द टेबल इज कंसल्टेड फॉर, द टेबल इज कंसल्टेड फॉर, द टेबल इज कंसल्टेड फॉर level of significance, the table is consulted for the level of significance, and n minus 1 and n minus 1 and n minus 1 referred to as degree of freedom, and n minus 1 referred to as degree of freedom, okay, and n minus 1 referred to as degree of freedom। अब यहां पर स्टूडेंट सोच रहा है ये क्या हो रहा है, आज कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बॉम्बार्डिंग हो रही है। डोंट वरी, बस एक बार टेबल नंबर वैल्यू दिया रहेगा, आपको सिर्फ यूज करना है, अगर आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अभी मैं आपको एज ए गुड स्टूडेंट क्या करना है, जितना हो सके सीखने की कोशिश करनी है, गिवन आवर टाइम कंस्टेंट एंड आवर रिसोर्स कंस्टेंट। अभी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट जो है वो ये जिस लेवल पे ये डिस्कशन हो रहा है वो हमारे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत सारी चीजें थोड़ा अभी हमें डिफिकल्ट लग सकती है, तो थोड़ी देर पेशेंस रखिए मेरे साथ, क्योंकि इन सभी चीजों को पूरा डिटेल में जाना मतलब एक स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर पढ़ाना जैसा हो जाएगा, और इतने छोटे एक क्वेश्चन के लिए इतना डाइवर्जन पॉसिबल नहीं है, राइट।
फिर भी जितना मुझसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, और इतने में हमारा काम हो जाएगा। हम सीए हैं, हमें यूज करना आना चाहिए डेटा को, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। लेट अस बिगिन। पहले मैं आपको बताऊंगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट डाउन। फॉर एग्जाम्पल 5% डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% degree of significance is also referred to as 95% level of confidence. 5% degree of confidence is also referred to as 95, is also referred to as 95% level of confidence. Means that probability of correctness of our conclusion, probability of correctness of our conclusion is 95%. Probability of correctness of our conclusion is 95%. अभी जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें लिखा रहता है कैलकुलेट फॉर 5 डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस या 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट आवर हाइपोथेसिस इज ट्रू। हम लोग 95% श्योर हैं कि जो हम ये हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं वो सही है। 10% डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होगा? 10% डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब हम 90% श्योर हैं कि हम 90% कॉन्फिडेंट है कि ये जो हम हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं वो 90% ट्रू होगा, ठीक है। और अभी आपको एक नोट लिखवाना है, लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक और लिखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी आजादी है आपको। फ्रीडम मतलब जानते हैं आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितनी आजादी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज the number of values in the final calculation, number of values in the final calculation of a statistic that are free to vary, कितने वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, कितने वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये है मेरा सीए का ग्रुप 1, इसमें है 4 सब्जेक्ट। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। 4 सब्जेक्ट क्या क्या है? एक तो मुझे याद है एफआर है, एक एसएफएम है, एक ऑडिट है और एक लॉ है, राइट। और हमें चाहिए एवरेज 50, सपोज 50 चाहिए। अब क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये 3 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चौथा जो नंबर है वो बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर मुझे एवरेज चाहिए, सपोज ये 70 है, थोड़ा ज्यादा हो गया, 50 है, 55 है, 45 है, तो ये 3 नंबर अगर मैं चुनने का मुझे फ्रीडम है, चौथे को चुनने का मुझे फ्रीडम नहीं है, क्योंकि मुझे अब एवरेज चाहिए। तो अब मुझे एवरेज चाहिए तो ये नंबर 50 ही होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी है? एफआर की, एसएफएम की, ऑडिट की। इसलिए यहां पे लिखा है n-1। तो अगर 4 नंबर है तो हमारे पास 3 नंबर चुनने का फ्रीडम है। 3 नंबर वेरी हो सकते हैं, बिकॉज इफ यू वांट अ डिजायर्ड रिजल्ट, 1 number has to be logged, that you can't vary, okay, so that is called degree of freedom। तो हमारे पास अगर 20 n है तो फ्रीडम 19 होगी।
ओके, इसलिए स्टैटिस्टिक्स में कई बार आप देखोगे ये n-1 कर देते हैं, क्योंकि एक नंबर जो है वो हम चुन नहीं सकते, वो बैलेंसिंग फिगर होता है और उसको फ्रीडम नहीं रहती है। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर मुझे 50 का एवरेज चाहिए तो चारों सब्जेक्ट के मार्क्स को मैं वेरी नहीं कर सकता, 3 को वेरी कर सकता हूं, चौथा मुझे बैलेंसिंग फिगर लेना पड़ेगा। तो दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अब एक और नोट लिखना है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। इफ n is greater than or equal to 30, if n is greater than or equal to 30, we will refer Z table. We will refer Z table. Z table यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मुझे पक्का उम्मीद है कि ऐसा एक टेबल आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जहां पे 50% डेटा लेफ्ट साइड ऑफ द मीन और 50% डेटा राइट साइड ऑफ द मीन। ठीक है, टी टेबल भी ऐसा ही लगभग होता है। ठीक है, ये भी टी टेबल है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30 से कम है तो हम क्या करेंगे, टी टेबल का डेटा यूज करते हैं। आपकी एग्जाम में नॉर्मली आपको 20-25 दिन का डेटा दिया जाता है, इसलिए टी टेबल यूज करना पड़ता है। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डेज देंगे तो स्टूडेंट का टाइम भी बहुत खर्च हो जाता है उसमें। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, नोट ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, नोट ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, नोट ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट टी। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट जेड, या जेड डिस्ट्रीब्यूशन। याद करो स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था जेड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी आपको टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी। ओके, डोंट वरी। तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसकी वजह से हमें इतना डिस्कशन करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 130 एग्जाम में आ चुका है, करीब 8 मार्क्स के लिए। ओके, क्वेश्चन कहता है द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2007 इज गिवन बिलो। तो उन्होंने अक्टूबर का आपको एक लंबी सी टेबल दी है जिसमें 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक सेंसेक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब उस टेबल के नीचे पैराग्राफ पे आइए। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। You are required to test the weak form of efficient market hypothesis by applying the run test. तो आपको यहाँ पे टेस्ट भी स्पेसिफाइड है, रन टेस्ट। कौन सा टेस्ट यूज करना है, रन टेस्ट या ऑटो कोरिलेशन टेस्ट? रन टेस्ट। एट 5%, 2 क्वेश्चन है, एट 5% एंड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी एट 95% एंड 90% लेवल ऑफ fill in the blanks, कॉन्फिडेंस। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, आपको टेबल वैल्यू दी जाएगी 5% एंड 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। देखो नीचे दिया हुआ, फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी यूज्ड, फॉलोइंग वैल्यूज कैन बी यूज्ड। वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू टी एट 5%, वैल्यू ऑफ टी एट 5% इज 2.101 एट 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम, and value of t at 10% is 1.734 at 18 degree of freedom। ठीक है, तो आपको फ्रीडम 18 डिग्री है और उसके नीचे और भी दिया हुआ था, वैल्यू ऑफ t at 5% is 2.086 at 20 degree of freedom, वैल्यू ऑफ t at 20% is 1.725 at 20 degree of freedom। अब यहां पर सिर्फ इतना कंफ्यूजन आपको क्या होगा कि हमें 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है या 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है n-1। तो पहले हम n कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं n-1 कितना आ रहा है। अगर n-1 18 आ रहा है तो हम 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे, अगर n-1 20 आएगा तो हम 20 डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे। दोनों यूज नहीं करना है आपको। ठीक है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे द्वारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वही लेंगे। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ब्रेक के बाद।